हेलो हाय एवरीवन, दिस इज मी निधि गुप्ता, योर इंग्लिश कोच। कैसे हैं मेरे प्यारे प्यारे बच्चे? एक सेकंड चलिए ज्वाइन करिए आप लोग फटाफट से आज के सेशन को। तब तक हम लोग बिहार बोर्ड के लिए, तो यहाँ पे मैं एक बार इसको एमसीक्यू लिख देती हूँ। एमसीक्यू प्रैक्टिस आज हम लोग करने वाले हैं, ठीक है। तो पहले तो तुम लोग ज्वाइन कर लो, तब तक मैं इसको सही कर देती हूँ। एमसीक्यू सेशन, ठीक है। चलिए ठीक है जी। दिस इज एन एमसीक्यू सेशन दैट वी आर गोइंग टू कवर टुडे। जल्दी से सबसे पहले तो आ जाओ और रेडी हो कि नहीं ये बता दो। हेलो जी, हेलो मैम, ओके। कब कब है? त्रिमासिक का एग्जाम शुरू हो गया होगा अब तो, मोस्टली स्कूल्स के अंदर है ना। जून के लास्ट वीक में सबका शुरू हो गया था। बहुत दिनों बाद मैम मिले हैं। अच्छा, पहले तो क्योंकि वॉइस बनाना है में, अब जो नेक्स्ट हम लोग करेंगे वो अपना नेक्स्ट चैप्टर से शुरुआत होगी, ठीक है। ये आप लोग का क्लियर है यहाँ तक? तो एक बार बताइए आपको, ठीक है। चलिए, इसके अलावा हमने YouTube पर भी एक सेशन लिया था एमसीक्यू का, आपको याद होगा। और उसके अलावा ऐप पर भी होना था, जो कि बहुत टाइम से प्रॉमिस था। आपको याद होगा कि मैंने आपसे कहा था कि हम जितना भी सिलेबस अभी कवर कर रहे हैं उस सिलेबस के ऊपर हम एक एमसीक्यू भी करेंगे। याद है आप लोगों के? नहीं याद है तो वो आपका एमसीक्यू मिसिंग था। तो आज का हमारा एमसीक्यू का पोल सेशन रहेगा, ताकि आपका एमसीक्यू का पार्ट पूरा क्लियर हो जाए। इसके बाद में अब जो नेक्स्ट हम लोग करेंगे वो अपना नेक्स्ट चैप्टर से शुरुआत होगी, ठीक है। ये आप लोग का क्लियर है यहाँ तक? तो एक बार बताइए। आइए चलिए क्वेश्चंस की शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आपकी स्क्रीन पर है। पोल करना सब लोग शुरू करेंगे और धीरे धीरे जो है कंटिन्यू करते हैं आज की क्लास। पहला क्वेश्चन स्क्रीन पर आ गया है, आइए शुरू करते हैं। देखो, ग्रामर मैंने मिक्स कर दी है, खाली टेंसेस नहीं होंगे, पूरी ग्रामर मिक्स हो जाएगी। क्यों? क्योंकि भैया पूरी ग्रामर से क्वेश्चन आएंगे आपके इसमें त्रिमासिक के अंदर भी, ठीक है। तो सारी मिक्स है। इसमें कुछ आपको नए क्वेश्चंस मिलेंगे, कुछ मैं करा चुकी हूँ वो मिलेंगे, और सारा हम लोग कंटिन्यू उसको करते हैं। आप लोग प्रैक्टिस करिए। माई कजन इज क्लाइंबिंग द ट्री, चूज द करेक्ट पैसिव वॉइस। अब देखो यहाँ पे आपको इसका पैसिव वॉइस बनाना है, एक्टिव से पैसिव। किस किस को एक्टिव पैसिव आते हैं? अगर नहीं आते हैं तो प्रैक्टिस कर लेना भाई, आपके पेपर में आएंगे। बैच में तो अभी हमें टाइम लगेगा करवाने में, ठीक है। तो आप लोग इनकी प्रैक्टिस करिए। त्रिमासिक एग्जाम्स कल से है स्कूल में, हाँ, तो वो ऑब्वियसली होंगे ही। तो आप लोग के क्वार्टरली एग्जाम्स होंगे, अभी हो जाएंगे, जुलाई में सबके हो जाएंगे। माई कजिन इज क्लाइंबिंग द ट्री, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे सेंटेंस के अंदर क्लाइंबिंग जो वर्ड लिखा हुआ है उससे पहले जो हेल्पिंग वर्ब है वो है इज, ठीक है। और एक्टिव पैसिव का सिंपल सा रूल है, आपने ये रट लेना है। जहां भी इज दिखे वहां पैसिव में बीइंग जरूर आएगा। जहां भी बीइंग दिख रहा है वही आपका करेक्ट आंसर है। ये तो देखो दो हमको समझ आ गई। दूसरी चीज आपको क्या याद करनी है? कभी भी एक्टिव पैसिव में टेंस चेंज नहीं होता, कभी इसका वॉज नहीं होगा अगर वो एक्टिव पैसिव है। याद रख लो, ये रूल है। एक्टिव पैसिव में कभी भी टेंस चेंज नहीं होता। ये रूल अगर आपने याद कर लिया तो आपकी आधी प्रॉब्लम सॉल्व, ठीक है। यहां तक आपको क्लियर हो गया? मैम नहीं आते हैं, अरे बाप रे, तो फिर तो सीखना भी टाइम लगेगा आपको, ठीक है। इसका जो करेक्ट आंसर है, अब आप बता सकते हैं सब लोग क्या होगा। यहाँ पे देखो वॉज हो गया है, टेंस हमने क्या बोला? चेंज नहीं करने हैं। एक ही आंसर बचा आपका ए, ये आपका करेक्ट आंसर है। देख लीजिए भाई साहब, 42% स्टूडेंट्स ने करेक्ट आंसर दिया है। तो जो बाकी के बच्चे थे उन्होंने एक ही छोटी मिस्टेक कर दी। वो क्या कर दी? टेंस चेंज कर दिया। देखो ध्यान रखो इस चीज को। एक होती है रिपोर्टेड स्पीच, अगर तुम्हें नहीं भी आती ना कोई बात नहीं, पेपर में तो एमसीक्यू आएगा, है ना। एमसीक्यू में तुम इतना जान लो, रिपोर्टेड स्पीच क्या होती है बेटा? रिपोर्टेड स्पीच होती है डायरेक्ट इनडायरेक्ट। देखो इसको आप इस तरीके से याद कर लो, इस तरीके से याद कर लो। कैसे याद करोगे? डायरेक्ट इनडायरेक्ट में रिपोर्टेड स्पीच होती है। रिपोर्टर कौन होता है? जो रिपोर्ट करता है, किस पर? न्यूज चैनल पर। अब आप मुझे एक बात बताना, सिंपल सा आंसर हर बच्चा मुझे चैट सेक्शन में देगा। जो रिपोर्टर होता है वो कौन सी बातें रिपोर्ट करता है? प्रेजेंट की या पास्ट की? जो रिपोर्टर होता है न्यूज चैनल पर, तो अभी अभी हमारे सामने ताजा खबर आई है कि पाकिस्तान ने कर दिया है हिंदुस्तान पर हमला,
और इतने बजे ये बम गिरा, उसके बाद में इतने लोगों में ये प्रॉब्लम हुई, ये क्षति हुई है, ये हुआ, ये वो हुआ। जो भी रिपोर्टर आपको रिपोर्ट कर रहा है वो किसकी बातें कर रहा है, प्रेजेंट की या पास्ट की? जो रिपोर्टिंग होती है वो पास्ट की होती है। प्रेजेंट की रिपोर्टिंग कैसे हो जाएगी? ये तो लाइव रिपोर्टिंग होती है। लेकिन जो न्यूज चैनल होते हैं वो क्या करते हैं, जो हो चुका है उसकी रिपोर्टिंग करते हैं। तो रिपोर्टिंग हमेशा पास्ट इवेंट्स की होती है, समझे? रिपोर्टिंग प्रेजेंट की नहीं होती है। प्रेजेंट परफेक्ट तो मैंने बोला, सेंटेंस करेक्ट है, आपने सही पहचाना। लेकिन जो रिपोर्टिंग होती है वो पास्ट की होती है बेटा। कोई भी बात जब हो जाती है उसके ऊपर रिपोर्ट लिखी जाती है। रिपोर्ट हम कब लिखते हैं? रिपोर्ट कौन से टेंस में लिखी जाती है आपको पता है? बहुत कम केसेस में ऐसा होगा कि प्रेजेंट में लिखी जाएगी। ज्यादातर केसेस में रिपोर्ट पास्ट में कि क्या हुआ था बताओ। तो जो रिपोर्टर है वो आएगा और बोलेगा कि 4 बजे सबसे पहले यहां से हमला हुआ, फिर 5 बजे यहां से हमला हुआ, उसके बाद में प्रधानमंत्री ने ये स्पीच दी और उसके बाद में डिसाइड हुआ कि हम सीज फायर कर देंगे, और उसके बाद में नेक्स्ट ही हमने ये किया और वो किया और वो किया और वो किया। सब कुछ पास्ट में जाता है। तो हमें याद ये रखना है कि रिपोर्टेड स्पीच हमेशा पास्ट में जाती है। तो मान लीजिए इज लिखा होगा तो इज का वॉज हो जाएगा। आया समझ में? अब मैंने फिर से पूछना है, आंसर सब लोग चैट सेक्शन में देंगे। रिपोर्टेड स्पीच जो हमारी है, या फिर जो रिपोर्टर है जो रिपोर्ट करता है, वो कौन से टेंस में करता है? रिपोर्ट जो की जाती है वो कौन से टेंस में की जाती है? रिपोर्टिंग हमेशा पास्ट की जाती है, प्रेजेंट की नहीं की जाती। पास्ट इवेंट्स की जाती, जो हो गया उसी की तो करोगे। जहां एक्सीडेंट, एक बार बताओ, न्यूज ही क्या जो हुई ना हो, जो बात हो गई उसी की तो न्यूज बनती है। रोड पे एक्सीडेंट हो गया, न्यूज बन गई, रिपोर्टर आपको बताएगा कि क्या हुआ, है कि नहीं? समझ में आया? सीसी लिखो। कोई बिल्डिंग गिर गई, रिपोर्टर आपको बताएगा क्या हुआ। कोई आग लग गई, अभी दिल्ली में कितने सारे ऐसे इंसिडेंट्स हो गए हैं, दिल्ली में नोएडा की सोसाइटी में, कि वहां आग लग गई। आग तो लग चुकी है ना, अब उसी चीज को तो रिपोर्ट किया जा रहा है। तो जो रिपोर्ट होता है वो पास्ट का इंसिडेंट होता है, इसीलिए रिपोर्टिंग स्पीच में प्रेजेंट का पास्ट किया जाता है। समझ में आया सब लोग को अब? लेकिन एक्टिव पैसिव में एक ही बात को दो तरीके से बोलने की कला होती है। एक्टिव से पैसिव, पैसिव से एक्टिव। मतलब इस बात को चाहे ऐसे बोल लो चाहे ऐसे बोल लो, कान को चाहे ऐसे पकड़ लो चाहे ऐसे पकड़ लो, यहां पे टेंस चेंज नहीं होगा। तो यहां पे अगर इज लिखा है तो वो इसका इज ही रहेगा। अब इस चीज को आप जितनी जल्दी समझ लेंगे उतना आपके लिए अच्छा होगा। तो ये कैसे रटेंगे? ऐसे रटेंगे जो मैंने आपको बताया है कि भाई रिपोर्ट करना पास्ट में जाएगा, लेकिन एक्टिव पैसिव कभी पास्ट में नहीं जाता। तो एक्टिव पैसिव उसी टेंस में रहता है जिसमें है। अगर एक्टिव पैसिव का सेंटेंस ही पास्ट में है तो वो पास्ट में रहेगा, फ्यूचर में है तो फ्यूचर में रहेगा, प्रेजेंट है तो प्रेजेंट में रहेगा। परिश्रम 2.0 या फिर 2.0 का जो नया बैच होता है वो होता है उन बच्चों के लिए जिन्होंने 1.0 नहीं लिया है, जो नए बच्चे हैं, जो अभी अभी सो के उठे हैं। ठीक है? तो आप लोग टाइम से जग गए थे तो आप 1.0 में हैं, और आप ऑलरेडी अपने स्कूल से ज्यादा आगे सिलेबस में, हम लोग के साथ में सब सब्जेक्ट्स के अंदर सारे सब्जेक्ट्स आपके ज्यादा आगे चल रहे हैं, है ना? स्कूल में भी नहीं हुआ होगा इतना सिलेबस इतना यहाँ हो रहा है। फिर होते हैं कुछ सोने वाले बच्चे जो कहते हैं कि हम तो भैया समर ब्रेक के बाद ही कुछ देखेंगे कि क्या करना है। उन बच्चों के लिए 2.0 आता है। 2.0 के अंदर उनको एडमिशन मिलता है और वो बच्चों का फिर एक नया बैच शुरू हो जाता है जिसमें हम उन्हें फिर से शुरू से सारी चीजें पढ़ाते हैं। प्रो वाले बच्चों को 1.0 2.0 सब मिल जाता है ताकि उनको जो भी पढ़ना है, जहां से भी पढ़ना है, वो पढ़ ले। ये क्लियर हो गई बात? बार बार एक ही क्वेश्चन 2.0 क्या है 2.0 क्या है बता दिया मैंने। समझ में आ गया? समझ में आ गया नहीं आ गया? एक ही बात को बार बार पूछते रहते हो जब तक बता ना दूं। अब ये कोई बात है करने की? ये है जल्दी से इस रिजल्ट को देख के करवाया है। ये जो रिजल्ट है ना तुम्हारा, ये आधा आधा, इस रिजल्ट की वजह से मुझे तुमको ये सिखाना पड़ा है, अदरवाइज इतना टाइम नहीं लगता है पोल में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, अच्छे से सॉल्व करें सब लोग। क्वेश्चन है तरुण विल कम ट्यूसडे। ट्यूसडे को तरुण आएगा। ट्यूसडे से पहले कौन सी प्रेपोजिशन लगेगी वो आपको बताना है। जल्दी से आंसर दीजिए सब लोग। मैम इंग्लिश स्पोकन लाइव करवाइए प्लीज। नहीं बेटा, टीम ने जो मुझे बोला है वो यही है कि हम एक रिकॉर्ड करें उसको और हम दें, और मैंने 20 लेक्चर्स अब तक रिकॉर्ड कर दिए। जहां तक मैं समझती हूँ हर बच्चे को 20 मिल गए होंगे, है ना? अभी 4 लेक्चर और रह गए। ये 24 लेक्चर्स का पूरा प्रोग्राम था, तो वो 4 और है, उसके बाद में हम लोग इसको फिनिश कर देंगे आपके लिए। ठीक है? चलिए, समझ में आ गया? यहां तक क्लियर है? टू 2.0 से मैं अकाउंट्स पढ़ूंगी क्योंकि उस पर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया। अच्छा चलिए चलिए, बहुत बढ़िया। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑन होगा। डेज से पहले ऑन लगता है, काफी बच्चों ने 2 लगाया, 8 लगाया है, बिल्कुल गलत। ऑन इसका करेक्ट आंसर होगा, ऑन ट्यूसडे बी।
क्यों लगा रहे हो? जो काफी बच्चों ने तो गलत ही लगा दिया, चलिए कोई बात नहीं। द कार इज ड्राइव, द कार इज डैश ड्राइव। आपको बताना है इस चीज को हम किस तरीके से सही तरीके से बोल सकते हैं। द कार इज टू फास्ट टू ड्राइव, वेरी फास्ट टू ड्राइव, सो फास्ट टू ड्राइव। फास्टली तो बिल्कुल ही गलत हो गया। आप देखो कई बच्चे यहाँ पे सोचेंगे मैडम सारे ही सही है। नहीं, जब भी सेंटेंस के अंदर इन्फिनिटिव होता है तो एक ही तरीका होता है इसको करेक्ट करने का। वो तरीका क्या है? चैट सेक्शन में दीजिए। इजी लग रहे हैं क्वेश्चंस, 100% रिजल्ट आना चाहिए। अगर टफ लग रहे हैं तो मैं एक्सप्लेन करूंगी, डोंट वरी। ठीक है, चलो आंसर आ जाना चाहिए हर बच्चे का फटाफट से। ओके प्रिया, वेरी गुड। चलिए चलो 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 चलो, आंसर आंसर। फॉर्मूला वो होता है 2 और 2 का। अगर मैंने यहाँ से चैट ऑफ कर दी ना, हाँ जी, तो जो जो हमारा एक होता है ना फॉर्मूला, वो होता है 2 और 2 का, मतलब कि टू फास्ट टू ड्राइव। तो दिस विल बी द करेक्ट आंसर, ए ही आपका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। 65% आंसर आ रहे हैं, बताओ। आई एम इंटरेस्टेड डैश, फिक्स्ड प्रपोजिशन लगेगी। फिक्स्ड प्रपोजिशन क्या होती है? जब हमें पता होता है कि इस वर्ड के बाद यही प्रपोजिशन आएगी, उसको फिक्स्ड प्रपोजिशन कहते हैं। करेक्ट आंसर बताइए। चलिए क्या होगा? आई एम इंटरेस्टेड ऑन लर्निंग जापानीज, इन लर्निंग जापानीज, एट लर्निंग जापानीज, विद लर्निंग जापानीज। आई एम इंटरेस्टेड इन लर्निंग, तो हम हमेशा इन लगाते हैं। इंटरेस्टेड इन, आई यू इंटरेस्टेड इन टॉकिंग टू मी, क्या तुम इंटरेस्टेड हो मुझसे बात करने के लिए? तो आई एम इंटरेस्टेड इन हमारा करेक्ट आंसर होगा बी, सॉरी ए नहीं बी। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। द कॉन्सर्ट वॉज कैंसल्ड द डैश द स्टॉर्म, कैंसिल हो गया था स्टॉर्म आने के कारण से। अब ये जो कारण है इसी का आपको क्या करना है? करेक्ट वर्ड बताना है कि कौन सा आएगा। चलो स्टार्ट हो जाओ, मेरे को बड़ी प्यास लग रही है, मैं पानी लेके आती हूँ। तुम लोग इसका आंसर दो, तब तक मैं पानी ले लूं, फिर बाद में आंसर करना। ड्यू टू, सो द कॉन्सर्ट वॉज कैंसल ड्यू टू द स्टॉर्म, सो ए विल बी द करेक्ट आंसर। हर बच्चे ने बिल्कुल सही लगाया है। स्टॉप हो जाओ भाई साहब। ठीक है जी, चलो और बताओ यार तुम लोग का बाकी स्कूल कौन कौन जाएगा कल से, ये बताओ पहले तो, फिर बाद में आंसर करना। अगर मैंने पोल शुरू कर दिया तो फिर ABCD आएगा आंसर में। चलो, वी आर गोइंग टू द बीच डैश अ स्विम, स्विमिंग के लिए हम जा रहे हैं वहां पर। आप लोगों के स्कूल कल से खुल रहे हैं 1 जुलाई से? किसी किसी के तो नहीं खुल रहे होंगे, काफी बच्चे डमी कर रहे होंगे। कैसे चल रहा है, क्या कर रहे हो बताओ जरा। स्नेहा राज सोने जा रहा है, हूं नमन नहीं जा। देखो एग्जाम सबके शुरू हो गए, तो पहला कौन सा है एग्जाम? कल किस किस का एग्जाम है? कौन से सब्जेक्ट क्या है? आपने मेरा होते हैं एग्जाम, पिछली बार बनवाई थी मेरे से, इस बार इसमें काउंट करते हैं। चलो चलो पति आओ मत, आंसर करते हैं। सो क्वेश्चन है वी आर गोइंग टू द बीच फॉर स्विम, सी विल बी द करेक्ट आंसर। देख लेते हैं। वेरी गुड एवरीवन, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। माय फादर सेड टू मी मे यू बी हैप्पी, चूज द करेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच। पापा ने बोला मे यू बी हैप्पी। देखो जब हम कहते हैं मे गॉड ब्लेस यू, मे यू बी हैप्पी, इस तरीके के जो सेंटेंसेस हैं ये क्वेश्चन नहीं है, ये विशेस हैं। इनको हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस या ऑप्टेटिव सेंटेंसेस में काउंट करते हैं। तो हमारा जो रिपोर्टिंग वर्ब जो होगी ना वो हमारी विश्ड ही होगी। तो देखो यहाँ पे विश्ड जहां जहां लिखी है वो सही है, सेट टू वाला आप हटा दीजिए। ठीक है, अब लिखा है मे यू बी हैप्पी, मतलब कि आप लॉन्ग लिव जियो, मतलब इसका ये भी मतलब हो सकता है। तो आप यहां दीजिए माई फादर विश्ड दैट आई लिव लॉन्ग, माई फादर विश्ड, मे का माइट हो जाएगा, और यहाँ पे कोई करेक्शन मुझे दिख नहीं रहा है, तो यहाँ पे आप मे को माइट कर दीजिए, माई फादर विश्ड दैट आई माइट लिव लॉन्ग। ठीक है, सो दिस वुड बी करेक्ट आंसर। इसके अलावा यहाँ पे आपने मे का हटा ही दिया है तो ये बिल्कुल गलत हो जाएगा। यहाँ पे तो विश ही नहीं है तो ये बिल्कुल ही गलत हो जाएगा। यहाँ पे भी नहीं है तो माइट लगाना बहुत कंपलसरी है। मे माइट में कन्वर्ट हो जाता है, आपको पता ही है। यही यहाँ पे करेक्ट आंसर आपका होगा। ठीक है, ये आपका ऑप्टेटिव सेंटेंस है। अगर आपने डायरेक्ट इनडायरेक्ट कभी नहीं करे हैं तो आप इसका आंसर नहीं दे पाएंगे। बच्चे 50% आंसर दिए हैं, इसका मतलब आप इसको पहले कर चुके हैं। हमारे बैच में अभी एक्टिव पैसिव डायरेक्ट इनडायरेक्ट होने बाकी हैं, पूरा ग्रामर का सिलेबस होगा। ठीक है मैम, मेरे कॉलेज तो अच्छा ओके, बच गए, बढ़िया हो गया। ठीक है मैम, इंग्लिश का क्या होगा?
क्या होगा, कुछ नहीं होगा, बढ़िया बढ़िया टाइम से सिलेबस कंप्लीट होगा। तुम लोग क्लासेस देखते रहना, ये मत करना कि हम तो भैया 4 दिन बाद आए निधि मैम की क्लास देखने आ गए, ऐसे काम नहीं चलेगा। यू नॉट वेस्ट योर टाइम। चलिए कौन सी मॉडल वर्ब लगाएंगे, देखो आपका पूरा इंग्लिश का सिलेबस हम अभी इसमें कवर करेंगे। फॉर एग्जाम्पल आपका मॉडल वर्ब हो गए, एक्टिव पैसिव हो गए, डायरेक्ट इनडायरेक्ट हो गए, ट्रांसफॉर्मेशन हो गया, सिंथेसाइजिंग हो गया, सब होना है अभी आपका, ठीक है। धीरे धीरे सारा सिलेबस एग्जाम तक आपका कंप्लीट हो जाएगा, हाफ ईयरली से पहले पहले हो जाएगा। और बताओ, तब तक आप प्रैक्टिस करिए। मैं सारा यहाँ इसीलिए ले आई ताकि आपको आइडिया तो रहे ना, पेपर में तो आएगा, पेपर में खाली टेंसेस थोड़ी आएंगे त्रिमासिक में, तो थोड़ी थोड़ी आइडिया आपको रहनी चाहिए। यू नॉट वेस्ट योर टाइम, यू माइट नॉट, कैन नॉट, ऑट नॉट, शुड नॉट। देखो ये एडवाइस है बेटा, सीधी सीधी आप यू शुड नॉट वेस्ट योर टाइम यहाँ लगाएंगे। ऑट माने ड्यूटी होती है, ड्यूटी बेस्ड कोई काम होता है, जैसे कि सिग्नल फॉलो करो, पेरेंट्स की रिस्पेक्ट करो, वहां ऑट ज्यादा अच्छा लगता है। माइट पावर से रिलेटेड होता है और पॉसिबिलिटी से रिलेटेड होता है, यहाँ इसका कोई सेंस नहीं है। कैन हम लगाएंगे नहीं, एक ही बचा है ये, और ये होती है एडवाइस। क्या होती है, एडवाइस। तो करेक्ट आंसर आपका डी होगा। देखते हैं कितने बच्चे सही करें। मॉडल वर्ड्स में पता नहीं क्यों अननेसेसरीली कंफ्यूज होते हो। चलो 66% रिजल्ट है, अच्छा है, नॉट बैड। फॉरेस्ट मस्ट बी प्रिजर्व्ड बाय यू, क्या करना है, इसको एक्टिव करना है। बाय अस, अस का वी सही जा रहा है, मस्ट का मस्ट रहने देते हैं, बी हट जाएगा, हटा दिया। वी मस्ट प्रिजर्व फॉरेस्ट, ठीक है। तो ये आपका आंसर बन रहा है, ये बनेगा नहीं। कैन करेंगे, देखो मस्ट ना, मस्ट मस्ट को जब एक्टिव से पैसिव में ले जाते हैं तो हैड टू कर देते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि पैसिव से एक्टिव में भी हैड टू किया जाएगा, तो ये नहीं होगा इसका करेक्ट आंसर, ठीक है। पहला वाला बी वाला ही होगा। पता नहीं अब तुमने क्या लगाया होगा, देखो पता चलेगा। देखते हैं क्या करा है। वेरी गुड एवरीवन, गुड वन, सी इज बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। क्वेश्चन है, द टीचर एंटर्ड द क्लास, शी स्टार्टेड टीचिंग। इनको आपको कंबाइन करना है, ठीक है, कंबाइन करके बनाना है। सो द टीचर एंटर्ड द क्लास एंड स्टार्टेड टीचिंग, ढूंढिए और करेक्ट आंसर बताइए। चलिए बहुत बढ़िया, अच्छे आंसर दे रहे हैं सब लोग। गलत हो गया, ओहो, बट 67% बच्चों ने सही आंसर दिया था। मेरे स्कूल में बस हिंदी इंग्लिश के टीचर है, बाकी के नहीं, मतलब ऐसे कैसे हो सकता है, टीचर ही नहीं है तो पढ़ाई कैसी होगी फिर। अरे बाप रे, ऐसे भी होता है, स्कूल में टीचर ही नहीं है। अच्छा चलिए, सो द टीचर एंटर्ड द क्लास। देखो जब भी आपको कॉम्बिनेशन बनाने के लिए कहा जा रहा है, आप उसको अननेसेसरीली टेंस चेंज में नहीं लेके जाएंगे। फॉर एग्जांपल एंटरिंग, क्यों करें भैया एंटरिंग, द टीचर एंटरिंग द क्लास, अरे द टीचर एंटर्ड द क्लास तो एंटर्ड ही बोलेंगे। विल एंटर क्यों बोले भाई, टेंस क्यों चेंज करें, टेंस चेंज नहीं होता कॉम्बिनेशन में, ठीक है। सो द टीचर एंटर्ड द क्लास एंड स्टार्टेड टीचिंग, सेम सेम टेंस हमारा यहाँ बन रहा है। द टीचर, ये भी देखो उन्होंने प्रेजेंट में कर दिया, तो हमारे पास एक ही ऑप्शन अवेलेबल है, वो है हमारा सी, ठीक है। ऐसे आप इसको आंसर करेंगे। चलिए कितने बच्चों का सही है, 53%। 30% ने द विल एंटर क्यों कर दिया बेटा, वाई वुड यू डू विल एंटर, टेंस चेंज नहीं होगा। किसी के स्कूल में टीचर नहीं है, किसी के में है पर पढ़ाती नहीं है, हल्ला। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इट इज रेनिंग टुडे, इसको आपको क्वेश्चन टैग में कन्वर्ट करना है। किस किस को क्वेश्चन टैग्स आते हैं तो आप बना दोगे, नहीं आते हैं तो दिक्कत होगी। इतना ध्यान रखो, रूल नंबर 1 ये कहता है कि जो भी प्रोनाउन दे रखा है, जो भी हेल्पिंग वर्ब दे रखी है, उन दोनों को ही क्वेश्चन टैग में यूज किया जाता है। तो आपको अगर यहाँ इट इज लिखा दिखाई दे रहा है तो क्वेश्चन टैग में भी वही 2 वर्ड्स होने चाहिए, ठीक है। ये आपको मैंने इतनी बड़ी हिंट दे दी, इससे आपका आंसर सही हो जाएगा। चलो आंसर करो फटाफट से, सब लोग क्या करेंगे, आंसर करेंगे। से आते हैं, बहुत इजी है, इसमें कुछ, चलो बहुत अच्छे से आते हैं, बहुत इजी है, इसमें कुछ नहीं करना। यहाँ पे बस आपको क्वेश्चन लग रहा है वहां पे ऑलरेडी, ठीक है। सो डी विल बी दी करेक्ट आंसर। चलो 73%, नॉट बैड। चलिए नेक्स्ट आइए, अब हम लोग थोड़े से अपने लिटरेचर के चैप्टर के क्वेश्चंस करते हैं, ठीक है। 15 के करीब क्वेश्चंस हम लोग कर पाएंगे जहां तक मुझे लग रहा है, तो अब इनको शुरू कर लेते हैं।
क्वेश्चन नंबर 1 आपकी स्क्रीन पर है, बट स्टूडेंट्स ऑल अराउंड नहीं हो पा रहा है। सॉरी व्हाट मैम, कुछ डिफरेंट। रति, बहुत सारे बच्चे थे नहीं ना वाईटी पे, इसीलिए प्रैक्टिस कराया। आप कॉमन निकल आए हो तो आपको ऐसे लग रहा होगा, ठीक है, बट कुछ क्वेश्चंस इसमें भी हैं जो अलग हैं, एक बार प्रैक्टिस कर लो। बाकी आपने क्विज ऑलरेडी प्रैक्टिस कर ही लिया है तो फिर इट्स ओके, है ना। चेक ऑफ हाउ मेनी रुपीज नानू काका वॉज इंस्टॉल्ड इन ऑथर्स बेडरूम विल बी द करेक्ट आंसर। अरे लो, इसमें तो क्विज ही नहीं आया। चलो, नानू काका टुक आउट इज चेक बुक एंड रोट अ चेक ऑफ हाउ मेनी रुपीज। स्टार्ट द पोल। जल्दी जल्दी करते हैं, ठीक है, ये तो आपको आते हैं, जल्दी जल्दी करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, सो द आंसर वुड बी 2000 रुपी। नो, 1000 रुपी का था चेक, ठीक है, तो सी विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। हु इज कॉल्ड द फादर ऑफ द नेशन ऑफ इंडिया। इंडिया के फादर ऑफ नेशन है, ये कहां गया रिजल्ट, अच्छा यहाँ पे आ गया ये, ओके। हु इज द फादर ऑफ द नेशन, फटाफट से बताएंगे। हु इज द फादर ऑफ द नेशन, पहले रिजल्ट निकाल दूं फिर शुरू करती हूँ। चलो इस पे पोल कर। गांधी को फादर ऑफ द नेशन कहते हैं, ठीक है। चलो मैं तब तक आपको नेक्स्ट क्वेश्चन दिखा देती हूँ। ये सही लगता है यार, क्विज में तुम लोग की चैट देखते रहो, तुम लोग पढ़ाई करते रहो। महात्मा गांधी को फादर ऑफ द नेशन कहते हैं, ठीक है। चलो मैं तब तक आपको नेक्स्ट क्वेश्चन दिखा देती हूँ और हम लोग क्विज कर लेंगे। क्विज आपका ये रहा, व्हाट इज द मेन एम ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन अकॉर्डिंग टू गांधी जी। गांधी जी के हिसाब से इंडियन सिविलाइजेशन का असली मकसद क्या है वो आपको बताना है, ठीक है। चलो बताओ, गांधी जी के हिसाब से इंडियन सिविलाइजेशन का असली मकसद क्या है। कॉमर्स के 6 स्टूडेंट्स बार नेक्स्ट शुरू। एप्लीकेशन डाउनलोड करके रखो फोन में, उसको बोलो कि इसको जो है कोई भी वर्ड समझ में नहीं आ रहा, फोटो खींचो, उसको क्लॉड पे या चैट जीपीटी की एप्लीकेशन डाउनलोड करके रखो फोन में, उसको बोलो कि इसको जो है प्रोनाउंस करके दो, पूरा रीड करके दो, फोटो खींच के भेज दो उसको, वो रीड करेगा, उसके साथ साथ आप भी रीड करो। देखो कोई भी ऐसी चीज, रीडिंग, राइटिंग, ये स्किल्स होती हैं, ये कोई एक दिन का काम नहीं होता। तो इनको सीखने के लिए ना आपको मेहनत करनी पड़ेगी। अगर आप रीडिंग करना चाहते हैं तो रीडिंग करो, 6 महीने लगातार रीडिंग करो। हो ही नहीं सकता कि तुम्हें रीडिंग करनी ना आए, पॉसिबल ही नहीं है। तुम्हें एक 3 साल का बच्चा जो रीड कर सकता है उसको रीडिंग करनी आ जाएगी। 6 महीने में तो दुनिया पलट जाती है, अगर पलटनी हो तो। पलटना नहीं चाहता इंसान, ये सच बात है। झूठ बोला मैंने। अच्छा बताओ कौन कौन इस बात से सहमत है कि तुम अपनी जिंदगी में कुछ भी करना चाहो उसके लिए 6 months is more than enough. What do you need? Confidence to do that? Hard work, definitely to do that work. बिना हार्ड वर्क के तो कुछ हो ही नहीं सकता। Perseverance, मतलब कि कंटिन्यूअसली वो काम करना पड़ेगा 6 महीने तक, बिना रुके, बिना थके, बिना झुके। कोई भी स्किल, कुछ भी, ग्रामर, स्पीकिंग, राइटिंग, क्वेश्चन आंसर्स नहीं आ रहे मैम, कुछ भी, और ये तुम भी जानते हो। ऐसा नहीं है कि कोई नई चीज बता रही हूं मैं कोई नई चीज नहीं बता रही। सिर्फ और सिर्फ 6 महीने की बात है। अगर कोई इंसान ठान लेना वो दुनिया पलट दे, इतनी ताकत होती है, लेकिन कोई ठान ही नहीं पाता। दुनिया की रीति ये है कि किसी में इतनी हिम्मत ही नहीं है कि वो 6 महीने का संकल्प ले ले। जो ले ले वो फिर वो 1% लोगों में आ जाता है जो इतिहास रच के चले जाते हैं। कर रहे हैं लोग, ऐसा थोड़ी नहीं कर रहे, बहुत लोग कर रहे हैं, जिनकी हम बायोग्राफीज पढ़ते रहते हैं। कितनों की पढ़ ली हमने, उन्होंने सच में कुछ किया जिंदगी में, 6 महीने लगे रहे। कहते हैं ना बंद कर लो खुद को और 6 महीने बाद जो है अपने आप को दिखाना दुनिया में कि हम क्या कर रहे हैं जिंदगी में अपने। तो पॉसिबल तो सब कुछ है, करना नहीं है वो बात अलग है। तो रीड, और इतनी सारी आज के समय में इतनी सारी स्किल्स अवेलेबल है बेटा, इतना सब कुछ अवेलेबल है। जैसे मैंने रीडिंग की सिंपल सी तुम लोगों को पॉइंट बोली, क्या करना है आपको, पैराग्राफ की फोटो खींच के भेज दो और बोलो भाई तेरे संग संग मैं भी रीड करूंगा। उसको भी बोलो, वो भी रीड कर रहा है, तुम भी करो। उसको बोलो मैं रीड करके दे रहा हूँ, बता मैंने कौन सी वर्ड गलत बोल दी, वो प्रोनाउंसिएशन बता देगा, भाई ये मत बोल ये बोल। इतनी फैसिलिटीज अवेलेबल है तुम लोग के लिए, क्या कमी है, कोई कमी नहीं है। पर्पल हार्ट होने लगे सेंड, क्योंकि बच्चों को उनके दिल की बात सुनाई देगी ना, इसीलिए सेंड होने लगे। समझ रहे हो? तो करो यार, करो, तुम लोग करोगे तो हमें भी खुशी मिलेगी।
चलिए, थैंक यू सो मच, कंटिन्यू करते हैं। चलिए, What is main aim of Indian civilization? Yes, of course, elevating the moral value. चैप्टर के अंदर हमने क्या पढ़ा था? हमने ये पढ़ा था कि जो हमारी सिविलाइजेशन है, इंडियन सिविलाइजेशन है, वो इन चीजों पे फोकस नहीं करती है कि हम कितनी इन्वेंशंस कर रहे हैं, कितनी डिस्कवरी कर रहे हैं। हमारा फोकस सिर्फ ये रहता है, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट होनी चाहिए, आत्मा तक, रूह तक हमारी जो है क्लीन हो जानी चाहिए। हेल्प करो, दूसरों को सपोर्ट करो, ट्रस्ट रखो, ईमानदार रहो, यही हमारा कर्तव्य है। क्वेश्चन क्या है, पढ़ लीजिए, नेक्स्ट आंसर दीजिए। व्हाट डिड आवर एंसेस्टर्स प्रेफर्ड इंस्टेड ऑफ लग्जरी? तो क्या इंडियन सिविलाइजेशन में लग्जरी को प्रेफरेंस मिलती है? नहीं, बिल्कुल नहीं मिलती है। फिर किस चीज को मिलती है? किसको मिलती है? हम सिंपल लिविंग में फोकस करते हैं, और अगर रहने की बात करें तो हम लोग स्मॉल विलेजेस में रहना ज्यादा पसंद करते हैं। ऐसा बोला जाता था कि सिटीज के अंदर तो कौन रहते हैं? डेकोइट्स, डाकू। और कौन रहते हैं? लुटेरे। और कौन रहते हैं? बुरे लोग जो हमें लूट लें, ऐसे लोग रहते हैं। विलेजेस में अच्छे लोग रहते हैं। ठीक है, ये हमारा इसमें एक टारगेट रहता है। सो बी विल बी द करेक्ट आंसर। वेरी गुड, नेक्स्ट पे आ जाओ, नेक्स्ट क्वेश्चन। गुजराती में इस वर्ड को एक ट्रांसलेट करके बताया गया है। व्हाट इज दैट ट्रांसलेशन? वो आपको आंसर देना है। चलिए, वेरी गुड एवरीवन। पोल देर से आ रहा है, लेकिन मैं तो टाइम से पोल कर रही हूँ। तुम सब लोगों को देखो टाइम से पोल दे रही हूँ। चलिए, बहुत की बात है। गुड। 5 साल रोज करो, फिर 100% सक्सेस। 5 साल तुमने ज्यादा बोल दिया। तुम किसी भी चीज को 2 साल कर लो ना, 2 साल। 5 तो तुमने बहुत बोल दिया। वैसे 5 में भी कुछ नहीं है, जिंदगी ऐसे भाग रही है ना, बस क्या ही बताए। 2 साल भी किसी चीज को तुमने कंटिन्यूअसली कर लिया ना, वो तुम एक्सेल कर लोगे उस चीज में, ये पक्की बात है। गुड कंडक्ट, गुड बिहेवियर, बी इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन दिखाते हैं आपको। एक ना ये जो राज शमामी है ना, इसके पॉडकास्ट में आया था एक बंदा, एथलीट है वो, है ना। तो उसको पूछा कि आपने ऐसा क्या किया जो आप 2 साल में इतना ज्यादा ऊपर उठ गए, या हेल्थ वाइज, या एथलीट हैं आप तो आपको तो हमेशा बहुत अच्छा कुछ करना होता होगा, बहुत मेहनत करनी होती होगी। तो उसने बोला नहीं, बहुत ज्यादा मेहनत नहीं करनी होती, सिर्फ एक ही काम को बार बार करना होता है। वो क्या है? सुबह उठकर नियम से मेरी जो एक्सरसाइज है, जो मेरा रूटीन है खाने का, वो मुझे करना होता है। तो उसने बोला कि ऐसा नहीं होता कि जिंदगी को जीने के लिए बहुत डिफिकल्ट लेवल तक चीजें करनी पड़ती हैं। बोला दुनिया ना सो रही है, बोलते दुनिया सो रही है ऑलरेडी। तुमको अगर अपनी जिंदगी में कुछ करना है ना, तो सिर्फ चलना है और रुकना नहीं है। भागना तो है ही नहीं, भागने की कोई जरूरत ही नहीं है। भागोगे तो पता नहीं, पता चला 1 ही साल में फतेह हासिल कर लो। भागना तो है ही नहीं, बस चलना है। सिर्फ चलते जाओ, चलते जाओ, चलते जाओ, क्योंकि दुनिया सो रही है। तो तुम चलते चलते ही जीत हासिल कर लोगे और तुम लोगों से बहुत आगे निकल जाओगे। कहते हैं ना कि कैसे इतना जो है सक्सेसफुल बने अपनी जिंदगी में, ऐसे बने। सिर्फ चलना है, चलना इन द सेंस चलना वैसा चलना नहीं। चलना से मतलब है कि किसी काम को जो शुरू किया है तो उसको कंटिन्यूअसली करना है। उसी काम को कंटिन्यूअसली आप करते जाएंगे, करते जाएंगे, करते जाएंगे, 1 साल तक, 2 साल तक, 3 साल तक, 4 साल तक, आपकी जीत पक्की है, क्योंकि बाकी लोग सो रहे हैं। बिल्कुल वैसे जैसे टॉर्टोइज और रैबिट की स्टोरी सब लोगों ने सुनी होगी, बचपन में सुनी है। रैबिट और टॉर्टोइज की स्टोरी सुनी है बचपन में? क्या कहता था रैबिट और टॉर्टोइज में? बताओ किस किसने सुनी है? रैबिट और टॉर्टोइज में रैबिट जो है वो सो जाता था, जैसे ही उसका लगता था उसको कि मैं तो जीत जाऊंगा, कौन सी बड़ी बात है, टॉर्टोइज तो सो रहा है। और टॉर्टोइज ना बस चलता रहा, धीरे 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 धीरे। तो वो देख रहे हैं तू सो रहा है, चल सो ले, मैं थोड़ा और चलता हूँ। चलता गया, चलता गया, भाई रेस जीत गया बंदा। सो स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस, राइट। स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस, ये लाइन होती है वो इसीलिए होती है क्योंकि हमें बस कंटिन्यूअसली कोई काम करना है। दुनिया बहुत स्लो रफ्तार से चल रही है, और आप अगर थोड़ी सी भी रफ्तार पकड़ लेंगे ना, रफ्तार मत पकड़ो, रुको मत बस, तो तुम्हें वैसे भी जीत मिल जाएगी। अकॉर्डिंग टू गांधी जी, ट्रू हैप्पीनेस डिपेंड्स ऑन व्हाट? सेल्फ रेस्ट्रेंट एंड मोरालिटी। मतलब कि सेल्फ रेस्ट्रेंट का मतलब होता है अपने ऊपर कंट्रोल रखो, है ना। और दूसरा है मोरालिटी रखो, मॉरल वैल्यू, नैतिक व्यवहार रखो, अच्छा जीवन जियो। ऐसे नहीं होना चाहिए कि
दूसरों को परेशान कर रहे हो, दूसरों के संग बुरा कर रहे हो, अगर आप ऐसा करते हैं तो आप बहुत ही गलत कर रहे हैं। बी विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट पे आ जाइए। व्हाट हु बिकेम द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया 1967? नाम आपको पता चली गया होगा, जाकिर हुसैन है, मैं इसका पोल नहीं दे रही हूँ, ठीक है। व्हेन वाज ही बोर्न? किस शहर में ये पैदा हुए थे? हैदराबाद में हुए थे, इसका भी पोल नहीं दे रही हूँ। What does जाकिर हुसैन कॉल द पीपल ऑफ इंडिया? पीपल ऑफ इंडिया को इन्होंने क्या बोला था, जो कि आपके चैप्टर का नाम भी है, इसका पोल आप करके दीजिए मुझे। वेरी गुड, सब सही आंसर दे रहे हैं, वेरी गुड। चैट एंड पोल दोनों साथ में हो। What does जाकिर हुसैन call the people of India? He calls the people of India his family. Why does he call his family? Because जब कोई प्रेसिडेंटशिप लेता है तो जाहिर सी बात है उसको जो बाकी के लोग हैं वो अपनी फैमिली का पार्ट समझा जाएगा ताकि वो उनके लिए कुछ कर सके। सो ही कॉल्स एवरीवन हिज फैमिली मेंबर। तो यहाँ पे जो आंसर होगा वो ए होगा आपका, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू जाकिर हुसैन व्हाट मस्ट एवरी सिटीजन वर्क ऑन? हमें किस चीज पे काम करना चाहिए? जब इन्होंने सिटीजनशिप की बात करी थी तो उन्होंने कहा था अपनी एजुकेशन अच्छी करिए, अपने लेवल ऑफ अवेयरनेस अच्छी करिए, सोसाइटल लेवल पर फोकस करिए। इंडिविजुअल लेवल पर तो आप कर ही रहे हैं, लेकिन आपकी सोसाइटी भी अच्छी होनी चाहिए, आपकी कम्युनिटी भी अच्छी होनी चाहिए। तो इन सब चीजों के ऊपर वर्क करने के लिए भी इन्होंने कहा था, राइट। तो वन सेल्फ एंड सोसाइटी दोनों के ऊपर काम करना बहुत ज्यादा जरूरी है, तभी हम जो है एज अ कम्युनिटी ग्रो करेंगे, एज अ कंट्री ग्रो करेंगे, है ना। अपने अपने बारे में सोचो, औरों के बारे में ना सोचो, तो ये एक तरीके से वही चीज हो गई। सो यही आपका करेक्ट आंसर यहाँ पे बन जाएगा। सो बी विल बी द करेक्ट आंसर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। क्वेश्चन है आपके सामने, डॉक्टर जाकिर हुसैन बिलीव्स पावर शुड बी यूज्ड फॉर। पावर को किस लिए यूज करना चाहिए? अगर किसी इंसान के पास पावर है, किसके पास पावर होती है? सबसे बड़ी बात, पॉलिटिशियंस के पास पावर होती है, जो पॉलिटिक्स में होते हैं। होती है कि नहीं होती इनके पास पावर? तो जब इनके पास पावर होती है तो इसका क्या इस्तेमाल करते हैं? सही या गलत? डेफिनेटली गलत। अपने यहाँ की सड़क बनवा लेंगे, अपने यहाँ के घर बनवा लेंगे, अपने भाइयों दोस्तों को टेंडर पास करवा देंगे, अपने रिश्तेदारों को पेट्रोल पंप दिलवा देंगे। तो ये इनकी पावर हो गई जो इसको ये गलत तरीके से इस्तेमाल करता है। एक्चुअली हमें क्या करना चाहिए? अगर हमारे पास पावर है तो उसको हमें मॉरल पर्पस के लिए यूज करना चाहिए। अपने आसपास के लोगों की मदद करनी चाहिए। बोली दिया मैंने उत्तरी, अपने आसपास के लोगों की मदद करनी चाहिए, है ना। लोगों को कंट्रोल बिल्कुल नहीं, क्यों करें भाई दूसरे को कंट्रोल? एक्चुअल में यही असली पावर का यूज है। जैसे ही किसी इंसान के पास पावर आ जाती है वो ये वाला काम करने लग जाता है, दूसरों को कंट्रोल करना, अपने पैसे भरना, अपने एंटरटेनमेंट के साधन को पूरा करने की कोशिश करना, है ना। दुनिया भर की सारी खुशियां मुझे मिल जाएं। तो करना क्या चाहिए? हमारा एक मॉरल पर्पस होना चाहिए। हमें पता होना चाहिए कि इससे हमें अपने समाज को सुधारना है। अगर मेरे को 1 करोड़ रुपया मिला है इस रोड को बनाने के लिए, तो 1 करोड़ का 1 करोड़ इस रोड में लगे ताकि ये रोड दोबारा खराब ना हो और इस रोड के खराब होने से किसी का एक्सीडेंट ना हो जाए अगली बार। जबकि होगा क्या कि 50 लाख मेरे पास आएंगे और 50 लाख में रोड बनेगा, और वो जब बनेगा तो फिर कैसा बनेगा हम सबको पता है, 2 महीने बाद फिर टूट जाता है, राइट। सो मनी पर्पस विल बी दी, सॉरी मोरल पर्पस विल बी दी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाता है। हाउ डिड नानू काका इंप्रेस द सिक्का ऑटो डीलर? नानू काका जब सिक्का ऑटो डीलर के पास जाते हैं तो एग्जैक्टली वहां पे एक हरकत ऐसी हो जाती है, धोबी आ जाता है कोट लेके जिसके अंदर चेक होता है, और ये सारी चीजें सिक्का ऑटो डीलर देख रहा होता है और ये इंप्रेस हो जाता है, कहता है अरे भाई नानू काका तो बड़े पैसे वाले लग रहे हैं। सो क्या देखा इसने नानू काका के अंदर? बाई थ्रेटनिंग हिम, डरा दिया था इसने उनको। बोल शुरू किया मैंने, बाई शोइंग हिज वेल्थ एंड कॉन्फिडेंस, अपनी वेल्थ दिखाई, पैसा और कॉन्फिडेंस दिखाया, आवाज में अलग ही जोश था, लगा के बड़े पैसे वाले लोग होंगे। बाई सिंगिंग अ सॉन्ग और बाई ब्रिंगिंग अ गिफ्ट। चलिए क्या होगा करेक्ट आंसर बताइए। क्या होती है? तो जाकर इन्होंने पहली वाली स्लाइड हट जाती है, उसके अलावा सारे क्वेश्चन ही होते हैं, ठीक है। चलिए डन है सब लोग का? ओके, सो बाई शोइंग हिज वेल्थ एंड कॉन्फिडेंस इन्होंने सबको रियलाइज कराया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। व्हाट वाज नानू काका ट्रिक एट द मिनिस्टर हाउस? मिनिस्टर के घर जाके इन्होंने क्या किया? मिनिस्टर के घर जाकर इन्होंने जैसे ही इनको ये पता चला कि इनके बेटे का जो रिश्ता है वो निन्नौर की जो प्रिंसेस है उससे टूट गया है, ये वहीं पर जाकर कहने लग जाते हैं कि मैं कौन हूं, मैं भी आप एक एस्ट्रोलॉजर हूं, हेरिडेटरी एस्ट्रोलॉजर हूं,
और वहीं पे जो है अपनी तारीफ और बड़ाई करने लग जाते हैं, और फिर मिनिस्टर एकदम पागल हो जाता है, कहता है रियल में ऐसा है क्या? और फिर स्टोरी आपको पता ही है, नानू काका कितने स्मार्ट थे। चलिए आंसर दीजिए, गो आंसर का करते हैं, ये इनका करेक्ट आंसर है। कोर्स बी होगा, ही प्रिटेंडेड टू बी हेरिडेटरी एस्ट्रोलॉजर ऑफ निंदौर। तो वो कहते हैं कि जितने भी बड़े बड़े किंगडम हैं उनके एस्ट्रोलॉजर हैं हम, और वहां पे हम काम करते हैं। ये इनका करेक्ट आंसर यहाँ पे आपका आ जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। वेरी गुड एवरीवन। हु इज द पोइट ऑफ स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो? आंसर गाइस, चलो हु इज द पोइट ऑफ स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो? मैम सी होगा। किसमें मैंने कुछ गलत कर दिया क्या? यही तो है, सी क्यों होगा? वैसे ही होगा। अच्छा इसका सी होगा, जॉन डॉन। हाँ इसका सी होगा, राइट, इसी का बोल रहे होगे आई एम श्योर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। Why does the poet say he must go away? पोइट अपनी प्रेमिका से दूर जा रहे हैं, बिल्कुल जा रहे हैं। क्यों जा रहे हैं, रीजन क्या है उसका, वो आपको बताना है। बताइए फटाफट से, पोइट अपनी प्रेमिका से दूर क्यों जा रहे हैं? मैम आप अच्छे लग रहे हो। हैं सच में? आज तो मैं नहीं लगनी चाहिए हूँ अच्छी वैसे। किस किस को क्विज आज चाहिए था यस लिखो, और कुछ कुछ को नहीं चाहिए था नो लिखो। वैसे देखो तुम्हारे कहने से कुछ होगा नहीं, कुछ तो अब हो गया बट इतने हार्श वर्ड्स मत लिखा करो, है ना। मतलब इसमें ना बिहार 11th के सिलेबस में एक चैप्टर है, ये आपका आई पास द डेली टेस्ट। किस किसने पढ़ा है ये आई पास द डेली टेस्ट? सुनील गावस्कर की स्टोरी पढ़ के आए हो? सुनील गावस्कर की। आप जैसे देखो आज रति और अपना ये स्नेहा और 2-4 बच्चे और हैं उसमें। हाँ मुझे पता है वाईटी पर कर लिया था, मैं समझ रही हूँ, लेकिन यहाँ पे बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो वाईटी पे नहीं जाते हैं, इसीलिए उन लोगों के लिए सेशन आज लेके आए थे। तो उसमें ना वो उसमें ऐसे बोला गया है कि कि जो हमारी इंडियन ऑडियंस होती है ना, वो मतलब इतने हार्श वर्ड यूज करती है कि सामने वाला ना चाहे तो डिमोटिवेट हो जाता है, ये सोच के कि हाँ यार ये मैंने आज कुछ गलत तो नहीं कर दिया। बहुत बढ़िया। 11th में इंग्लिश की बुक का नाम ही नहीं पता था रति को। तो उसमें बेसिकली यही दिखाया गया है कि किस तरीके से जो कोई क्रिकेटर मान लीजिए अपनी बुरी फॉर्म में होता है तो हम कितना क्रिटिसाइज करते हैं, ऐसे ही आज बच्चे 1-2 हैं जो ऐसे बोल रहे हैं कि मतलब हमने क्यों क्विज किया आज। ऐसे नहीं होता बेटा, मतलब हर दिन ऐसा नहीं होगा कि आप खुश हो पाएंगे, लेकिन अगर किसी दिन ऐसा कुछ है कि मान लीजिए नहीं समझ में आ रहा आपको, या मान लीजिए आज मतलब क्या ही हो गया, क्यों ही क्विज करा दिया, तो ठीक है थोड़े प्यारे प्यारे शब्द इस्तेमाल कर लो ताकि सामने वाले को भी बुरा ना लगे, है ना। बिल्कुल वही चैप्टर याद हो गया मुझे, आ गया मुझे। अच्छा हाँ आज फर्स्ट क्लास है 2.2 की, मैं आप लोग को बताना भूल गई, बिहार बोर्ड वाले बच्चे जरूर आए, ठीक है। चैप्टर पढ़ाऊंगी मैं आपको उसमें। आज कहाँ, सॉरी सैटरडे को, आज थोड़ी, आज तो 6 बजे वो है हमारा ओरिएंटेशन सेशन है। सैटरडे को 6 बजे हमारी क्लास होगी, आना आप लोग भी, ठीक है। पहला वाला चैप्टर शुरू करेंगे हम वहां पे। चलिए। अरे नहीं स्नेहा ऑफ कोर्स नहीं बोला आपने, ऐसे प्रैक्टिस करके देख, दिन खराब हो गया तो मैडम को सैड लग रहा है, मुझे सैड लग रहा है कि हाय रे हाय मैंने ऐसा क्या कर दिया, मेरे बच्चे का दिन खराब हो गया। चलो। So why does the poet say he must go away? Because he wants a new beloved? नहीं, because he dislikes his beloved? No, because death is certain one day? Yes. क्योंकि वो कहता है कि एक ना एक दिन तो मृत्यु आनी ही आनी है, और आनी है तो चलिए इसको प्रैक्टिस करके देखते हैं। तो सी विल बी द करेक्ट आंसर। वेरी गुड। Why does the poet compare his journey to? पोइट इस पोएम के अंदर अपनी जर्नी को कंपेयर करता है, किससे करता है जल्दी से बताइए? स्टार से, विंड से, सन से, मून से। गुड इवनिंग रियाजू। चलो जर्नी टू, ही कंपेयर्स हिज जर्नी टू अ सन, क्योंकि जिस तरीके से सन आता है जाता है, पोइट कहता है मैं उससे भी फास्ट आऊंगा और उससे भी फास्ट जाऊंगा और फिर उससे भी फास्ट आऊंगा, ठीक है। सो द करेक्ट आंसर विल बी सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट मेक्स मेन्स पावर वीक अकॉर्डिंग टू द पोइट? पोइट के हिसाब से इंसान की क्या औकात है? एक्चुअल में हिंदी में ये लिखा हुआ है। सो इंसान की इतनी ही औकात है कि वो अपने अच्छे समय में, या जो अच्छा समय उसका निकल गया है, ना तो उसमें 1 मिनट एक्स्ट्रा बढ़ा सकता है और ना ही उसको दोबारा कभी वापस ला सकता है। जो अच्छा समय चला गया वो चला गया, इसीलिए कहते हैं जो अच्छा समय था उसमें एंजॉय करना चाहिए था, आपने नहीं किया तो वो दोबारा वापस नहीं आएगा। और यही इंसान की असलियत है, हम कुछ भी नहीं है टाइम के सामने। टाइम बहुत बलवान है और हम उसके सामने फीबल है, कमजोर है, वीक है, राइट। सो दैट विल बी योर करेक्ट आंसर। सो हिज एबिलिटी टू एड
और रिकॉल टाइमिंग विल बी द करेक्ट आंसर बी। चलिए नेक्स्ट पे आ जाते हैं। क्वेश्चन है व्हाट डज द पोइट आस्क हिज बिलवेड नॉट टू डू। कहता है भाई रोइयो मत, सोइयो मत, गइयो मत, नाचियो मत, और क्या बचा, हंसियो मत क्या बोलता है? सो पोइट कहता है कुछ भी बुरा मत सोचना। क्या बोलता है? कुछ भी बुरा मत सोचना, क्योंकि अगर तुमने कुछ भी बुरा सोचा मेरे बारे में तो कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारे उस समय बुरा सोचने पर मैं वो हो जाऊं, मतलब जैसे जब हम कुछ बोलते हैं तो हम कहते हैं कि 24 घंटे में एक बार सरस्वती हमारे जुबान पे बैठती है। ऐसा ना हो कि तुम कुछ उल्टा सीधा बोलो और सच हो जाए, या तुम कुछ उल्टा सीधा सोचो और मैनिफेस्टेशन काम कर जाए और वो भी सच हो जाए। तो प्लीज कुछ भी ना बुरा बोलना ना बुरा सोचना, क्योंकि जब तुम बुरा सोचोगी तो मेरे लिए सोचोगी, मेरी ऐसी तैसी हो जाएगी बिना बात के। तो भैया अच्छा नहीं सोच सकती हो तो कम से कम बुरा मत सोचो। इस तरीके से बेसिकली यहाँ पे राइटर उनको बोलना चाहता है। सो नॉट टू फियर और इमेजिन बैड थिंग्स अबाउट मी, ठीक है, विल बी योर करेक्ट आंसर। सो दिस इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेरी गुड। व्हाट इज द पोएट ऑफ, सॉरी, हु इज द पोएट ऑफ सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ? किसने लिखी है सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ? आपकी पोयम है। आइए शुरू करते हैं, इजी क्वेश्चन है, आंसर सब लोग करेंगे इसको। चलिए एक पड़ गई सब। चलिए नेक्स्ट, चलो अब मैं नहीं लगा रही, रुको वॉल्ट विटमिन बी इज द करेक्ट आंसर। इसमें तो क्या ही लगाना, पोल भी स्टॉप हो गया है तुम्हारा, देखो भाई साहब। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ ओल्ड इज द स्पीकर इन द पोयम? देखो इस पोयम की शुरुआत से ही, चाहे तो कह लीजिए, या फिर जो पोइट हमारे थे इन्होंने अपने पोयम ही जब लिखना शुरू किया था तो वो एक सर्टेन एज पे थे। वो एज आपको बतानी है। पोयम के अंदर भी इस एज का जिक्र किया गया है। आंसर चैट सेक्शन में बताइए, आई मीन सॉरी पोल में दीजिए। आजा भाई, ठीक है, बताइए। विल बी द करेक्ट आंसर 37, ठीक है, विल बी योर करेक्ट आंसर। आजा भाई, क्या है ये? ए बी सी डी, बी है, ओके, तो बी विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। व्हाट डज द पोइट सेलिब्रेट इन द पोयम? पोयम के अंदर पोइट ने किस चीज को सेलिब्रेट किया है, ये आपको बताना है, ठीक है, बताइए। फिर से गलती से गलत हो गया तुम्हें। What does the poet celebrate in the poem? Nature? No. War and victory? No. He actually celebrates himself and his soul. So poet यहाँ पे कहते हैं song of myself. I'm enjoying myself, and when I'm enjoying myself, I'm enjoying yourself as well, because you and I are made of the same atom. हम सेम एटम से बने हैं, तुम और मैं एक है। स्पिरिचुअलिटी की भी अगर हम लोग बात करें तो हम स्पिरिचुअलिटी में कहते हैं कि हम सब एक ही एनर्जी के बने हुए हैं। मी एंड यू आर ऑफ सेम एनर्जी, है ना। तो मैं अपने लिए अगर कुछ अच्छा कर रही हूँ तो तुम्हारे लिए भी हो रहा है, अपने आप को हील कर रही हूँ तो तुम्हारे लिए भी हो रहा है। मैं किसी को गाली दे रही हूँ तो वो गाली मेरे ऊपर ही आ रही है। ये हमारी स्पिरिचुअलिटी में बताया जाता है। अब इस चीज को लोग, क्योंकि हम स्पिरिचुअलिटी से बहुत दूर हो गए तो हम इन चीजों को समझने की कोशिश नहीं करते, बट आप जब समझेंगे तो आपको रियलाइज होगा कि ये कितनी सच्ची बात है। वी ऑल आर मेड ऑफ सेम सोल, वी ऑल आर मेड ऑफ सेम एटम। और बड़ी मजेदार बात है कि वॉल्ट विटमैन अमेरिकन थे बेटा, इंडियन नहीं थे। ये इंडिया की थॉट है ये ना, सनातन थॉट होती है ये, स्पिरिचुअलिटी की थॉट होती है कि हम एक ही हैं एनर्जी लेवल पर। ये अमेरिकन थे, अमेरिकन होते हुए भी इन्होंने इतनी ज्यादा नॉलेज ले ली थी। और ये इंडिया की भी बहुत सारी इन्होंने ना मतलब एक तरीके से ट्रैवल किया था, बुक्स पढ़ी थी, रविंद्रनाथ टैगोर की बुक्स इन्होंने पढ़ी थी, तो ये काफी उनको जानते थे वॉल्ट विटमैन। तो इसकी वजह से इनके अंदर भी स्पिरिचुअलिटी आई, और इसकी वजह से ये भी अपनी पोयम में वही बात कह रहे हैं जो हमारी स्पिरिचुअलिटी में कहा जाता है, यू एंड आई आर सेम एट एनर्जी लेवल। एनर्जी लेवल पर हम सब सेम ही हैं, एक ही एटम से बने हुए हैं, ठीक है। सो अगेन दिस विल बी द आंसर बी। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू पोइट व्हाट इज कॉमन इन ऑल ह्यूमन बीइंग? हम सब में एक क्या है? अब वही आंसर हो गया जो मैं भी आपसे बता रही थी। लिखिए 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 लिखिए, स्टार्ट। कर दे क्या? जब तक हमारी ग्रामर बैच में नहीं हो रही है, मैं वन शॉट यूट्यूब पे डालूं, आप लोग देखोगे? एक बार बताओ अगर ऐसा है, अगर आप चाहते हैं ये वाली चीज होना, तो मैं वन शॉट्स डाल दूं ग्रामर के, ग्रामर वन शॉट्स, तो आप लोगों के लिए ये थोड़ा अच्छा रहेगा
कि सारे वन शॉट्स आप ग्रामर के वहां देख पाए, जब तक हम लोग बैच के पैटर्न के हिसाब से यहाँ नहीं बना रहे हैं। डू यू गाइज वॉन्ट इट? वहां देखने हैं आप लोगों को? तो मैं जो नेक्स्ट वन शॉट है किस ग्रामर टॉपिक पे बनाऊं, आप मुझे बता दो, मैं डलवा देती हूँ। मैं लिटरेचर बाद में डालूंगी, वहां मैं ग्रामर पहले डाल दूंगी, ताकि जितने भी बच्चे सीरियसली ग्रामर पढ़ना चाहते हैं वो वहां देख ले, क्योंकि बैच में तो अभी टाइम लगेगा। आई एम बीइंग वेरी ऑनेस्ट टू यू, वाई? बिकॉज लिटरेचर बहुत सारी है बिहार बोर्ड की, आपने देखी है ना। तो ऐसे में हम लोग क्या कर सकते हैं, ग्रामर के वन शॉट शुरू कर सकते हैं। कर दूं? सबसे पहले क्या डालूं? टेंस तो हो गए मेरे बच्चे, करवा तो दिए टेंस, 5 दिनों में तो तुम्हें टेंस कराए मैंने। और बताओ किसका? कंडीशनल्स, ओके। और यस मैम, और बताओ किसका डलवा दूं? टॉपिक बताओ। मॉडल्स हो गया, और बताओ कंडीशनल सेंटेंसेस, चलो एक और डाल दूंगी कंडीशनल के ऊपर। और बताओ, देखो एक ना वीडियो देखना, उसमें भी मैंने कंडीशनल रिवाइज कराए हैं। जो भी बिहार बोर्ड पे मेरी रिसेंट वीडियो पड़ी है ना, वो देखना, उसमें यही कराए। मॉडल्स करा दूं? चलो ठीक है, फिर मॉडल्स करा देते। एवरी एटम इज मेड ऑफ ब्लड, सेम ब्लड एंड सेम एटम से बने हैं, ये आपका करेक्ट आंसर है इसमें। ठीक है, वेरी गुड। नेक्स्ट पे आ जाइए। व्हाट डज द पोएट मीन बाई क्रीड ऑफ स्कूल्स इन अबेयंस? पोएट कहते हैं मैंने जो भी कुछ सीखा है अपनी जिंदगी में, अच्छी बात है, मैं समझ गया, पर फिलहाल के लिए अपनी उस थॉट को, अपनी उस माइंडसेट को, अपनी उस नॉलेज को मैं साइड में रखना चाहूंगा और अपने माइंड से सोचना चाहूंगा। तो ये जो लाइन है इसका क्या मतलब है? एक्टिव एंड पैसिव वॉइस, ओके। और प्रेपोजिशन, ओके। चॉकलेट तो तब मिलेगी जब मेरे क्वेश्चन का आंसर करोगे। आप लोग देख लीजिएगा, पर देखना जरूर है सबको, ठीक है। तो उसको नरेशन, पार्ट्स ऑफ स्पीच, एग्जाम बेस पे, अच्छा एग्जाम बेस पे तो सभी कुछ आएगा बेटा, ठीक है। चलो फिर एक काम करते हैं, मैं पहला सेशन मॉडल वर्ब्स का डलवा देती हूँ, ठीक है। मॉडल वर्ब्स, एक्टिव पैसिव, नरेशंस, इन सबके एक एक करके सेशंस डलवा देती हूँ, आप लोग देख लीजिएगा, पर देखना जरूर है सबको, ठीक है। ये तय हुआ, फिर डिसाइड हुआ, और इसी के ऊपर शॉर्ट्स, इसी के ऊपर एग्जाम बेस्ड क्वेश्चंस उस चैनल पे आपको मेरे मिलते रहेंगे, आप लोग देखिए। डन 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 डन, ठीक है, डन। चलो, what does the poet mean by creed and schools in abeyance? So he temporarily sets aside माने साइड में कर देता है, फिक्स्ड सिस्टम जो हमें हमेशा तक सिखाया गया है, एंड बिलीव्स एंड थॉट्स, ठीक है। तो हमारा जो आंसर होगा वो होगा बी। नेक्स्ट पे आ जाइए। What two languages had the greatest influence on ओल्ड इंग्लिश? ओल्ड इंग्लिश पर कौन सी 2 लैंग्वेजेस का? देखो इसका आंसर 50% से ज्यादा बच्चा सही नहीं दे पाएगा, चाहे 1000 बार पढ़ लिया होगा तुमने ये क्वेश्चन, शर्त है। चलो दे दो, 50% से ज्यादा बार रिजल्ट हुआ ना तो एक एक चॉकलेट सबको मेरी तरफ से। कौन सी 2 लैंग्वेजेस हैं जो ओल्ड इंग्लिश पे सबसे ज्यादा इन्फ्लुएंस डालते हैं? गूगल कोई नहीं करेगा इस चीज की, देखो ये मत करना, बस सिर्फ गूगल नहीं करेगा कोई भी, और आपको इसका सही आंसर अगर दे दो आप, तो आपको मैं चॉकलेट घर आके दूंगी। 50% से ज्यादा रिजल्ट आना चाहिए। रिजल्ट आना चाहिए, गूगल करके आओगे फिर कुछ नहीं है। देखो होते अब क्या कहाँ देनी है? अपना अपना एड्रेस लिख के भेज दें सब लोग, चॉकलेट के लिए अपना अपना एड्रेस भेज दें गाइज। हाँ हाँ मैं भेजूंगी, क्यों नहीं, चॉकलेट मिलेगा वाह। चलो तो चॉकलेट सब बच्चों के लिए आए जरा स्क्रीन पे, हम बनाते हैं आपके लिए चॉकलेट। बहुत बड़ी पोयम है, जैसे स्ट्रेंजर्स थे मिलती है इसकी, बस ओल्ड इंग्लिश मैन्यूस्क्रिप्ट। चलो नेक्स्ट, विच फेमस ओल्ड इंग्लिश मैन्यूस्क्रिप्ट कंटेन्स द एपिक पोयम बीविल्फ? आपको बीविल्फ की स्टोरी पता है क्या है? मैंने पढ़ी हुई है, मैं आपको बताती हूँ थोड़ी सी, जब तक आप आंसर देते हो। बीविल्फ में एक मॉन्स्टर होता है, उसका नाम होता है ग्रेंडल, ठीक है। ओल्ड इंग्लिश में लिखी हुई है, ये बहुत मुश्किल से ट्रांसलेशन मिलती है इसकी, और वो एक पर्टिकुलर जगह पे जाके लोगों को खा जाता है रात में। वो मॉन्स्टर होता है, लिटरली मॉन्स्टर, वैसे वाले मॉन्स्टर जो हम मूवीज में देखते हैं ना, जैसे स्ट्रेंजर्स थिंग्स में आपने देखा होगा। तो वहां के लोग फिर बीवल्फ को बुलाते हैं और कहते हैं कि बीवल्फ वहां का सबसे बड़ा स्ट्रॉन्ग वॉरियर है, तो बीवल्फ को बुलाओ, बीवल्फ उसको मारेगा। तो बीवल्फ जाता है वहां और निहत्था, बिना किसी
हाथ में कुछ भी वेपन लिए किसी के सपोर्ट के बिना ही उस ग्रेंडल को मार देता है। और ग्रेंडल महाराक्षस होता है, और उसको मारने के बाद फिर ग्रेंडल की जो माँ है वो बीवुल्फ के पीछे पड़ जाती है और फिर उसको मारती है। इस तरीके की एपिक स्टोरी है, बहुत बड़ी पोयम है ये, बहुत बड़ी पोयम है, और पढ़ते पढ़ते पागल हो जाते हैं। लेकिन वही है कि चलो हमें थोड़ी सी इसके बारे में नॉलेज एज अ लिटरेचर स्टूडेंट मुझे लेने की जरूरत है, आपको तो जरूरत नहीं है। ये बेसिकली आपके बीवुल्फ मैन्युस्क्रिप्ट से ली गई है, ठीक है। सो इसका जो आंसर है वो सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए, आपके देखो रिवाइज हो गए। हु पब्लिश द डिक्शनरी ऑफ इंग्लिश इन 1775? दोनों चीज याद रखना, या तो पूछा जाएगा कि कौन से ईयर में लिखी गई थी, ये आपका पक्का है, आएगा ये पेपर में, है ना, जरूर आएगा कि कब लिखी गई थी या किसने लिखी थी। दोनों ही क्वेश्चंस आपके इंपॉर्टेंट हैं, आप इसका आंसर दीजिए। क्या हुआ? चलिए मनी करती हूँ आप लोग का, हम लोग आज 6 बजे लाइव है जो, उसमें कंसेशन करवा दूंगी 10 रुपए का। ठीक है, चलो। अरे यार ऑप्शन, सॉरी, क्या क्या था इसका क्वेश्चन? अरे इसमें ये है ही नहीं ना, आंसर तो ये है ना आपके, सैमुअल जॉनसन, डॉक्टर सैमुअल जॉनसन थे ये, मतलब कि ये बहुत ही बड़े अपने आप में पढ़े लिखे इंसान थे, पहली डिक्शनरी इन्होंने बनाई थी, तो इसका जो आंसर है वो सी होगा, ठीक है। चलिए लास्ट क्वेश्चन, विच इन्वेंशन इन 1476 हेल्प स्टैंडर्डाइज इंग्लिश स्पेलिंग एंड प्रोनाउंसिएशन? 1476 में किसी चीज का इन्वेंशन हुआ है, उस इन्वेंशन की वजह से इंग्लिश की जो स्पेलिंग्स है वो स्टैंडर्डाइज्ड हो गई थी और प्रोनाउंसिएशन भी स्टैंडर्डाइज्ड हो गई थी, मतलब कि हर जगह सेम बोली जाती थी। वो क्या इन्वेंशन थी? डिक्शनरी इन्वेंट हुई है, डिक्शनरी तो 1755 में हुई है, तो ये तो पॉसिबल है नहीं, है ना। टेलीग्राफ था नहीं, टाइपराइटर था नहीं, एक नई तरीके की जो है डिवाइस आई थी, वो भी 1476 में। आप समझ रहे हो, 15वीं शताब्दी की बात है, हमारी 10 जनरेशन भी पैदा नहीं हुई होंगी तब की बात है ये, 10 नहीं 20 भी नहीं हुई होगी। चलिए आंसर दीजिए। डी डिक्शनरी, नो, प्रिंटिंग प्रेस विलियम कैक्सटन ने बनवाई थी, ठीक है। विलियम कैक्सटन ने क्या किया था? प्रिंटिंग प्रेस का निर्माण किया था, जिसकी वजह से प्रिंट होने लगी थी। पहले हाथों से लिखी जाती थी, जैसे मैं मान लो मैंने कोई बुक लिखी है और मुझसे धनंजय उपाध्याय कहता है कि मैडम मुझे भी सेम बुक चाहिए, तो मैं उसको फिर से लिख के दूंगी पूरी किताब। फिर आई प्रिंटिंग प्रेस, ये जो तुम फोटो कॉपी निकाल लेते हो ना, ये तो बहुत ही फाइन टेक्नोलॉजी है। इससे पहले तो टाइपराइटर से टाइप कर करके देने पड़ते थे, और तो प्रिंटिंग प्रेस से प्रिंटिंग होने लगी, एक किताब की 10 कॉपियां छप जाती थी, तो वहां से इंग्लिश की स्पेलिंग स्टैंडर्डाइज्ड होनी शुरू हुई। सो इसका जो करेक्ट आंसर है वो बी होगा, ठीक है। चलिए तो जी आज का पोल हम लोग का हुआ फिनिश। आप लोगों को ऑल द बेस्ट है, क्योंकि अब इसके बाद तो सीधे हम लोग जो है आपका इंग्लिश का एग्जाम हो जाएगा, उसके बाद ही कभी क्विज होगा। ये हमारी तरफ से आपके लिए एक क्विज था जिसमें आपकी प्रैक्टिस होनी थी। ऑल द बेस्ट आप लोगों को, बढ़िया सा पेपर अपना करके आना। मुझे लग रहा है नेक्स्ट जब मैं आपको अगले हफ्ते मिलूंगी तो तब तक कहीं ऐसा ना हो कि आपका पेपर ही हो जाए, है ना। इंग्लिश का कब है? इंग्लिश का कब है? इंग्लिश का चलो ये देखो आपका लीडर बोर्ड, ठीक है जी। चलो तो मैं स्कूल में एग्जाम नहीं दूंगी कोई रीजन की वजह से। अच्छा, ओ थैंक यू नमन। मैं ही लाइव आऊंगी 2.0 में भी, लेकिन आप लोगों को ज्वाइन करने की कोई जरूरत नहीं है, आप 1.0 ही किया करना, प्रो वाले बच्चे भी, क्योंकि इंग्लिश में मैं ही पढ़ा रही हूँ और हमने 1.0 में बहुत अच्छे से कवर किया है, ग्रामर बहुत अच्छे से कवर किया, बहुत अच्छे से कवर किया है, तो आपको आ जाएंगी चीजें वहीं पर ही, ठीक है। इसके अलावा ग्रामर की जो क्लासेस हुआ करेंगी वो आप दोनों पे ज्वाइन कर लिया करना, ताकि आपका रिवाइज हो जाए। एक ही चीज दो बार करोगे तो अच्छा रहेगा। इसके अलावा वन शॉट्स भी मैं यूट्यूब पे डलवाऊंगी, किसके? ग्रामर के पहले, क्योंकि जब तक हम लोग बैच में ग्रामर धीरे धीरे करेंगे उससे पहले हम वन शॉट वहां कर लेंगे, आप लोग वहां जाके देख लिया करना। यहां तक सबको सब क्लियर? चंगा चलें अब, ठीक है। बाय बाय एवरीवन। एक